जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima Sab. Thank you so much. तार साहब कल शर्म उल शेख के अंदर वहाँ पे एक बहुत बड़ी अमन डील हुई है और जिसका क्रेडिट सिर्फ़ डोनाल्ड ट्रम्प साहब को जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। कैसे देखते हैं इसको? कई लोग कह रहे हैं पाकिस्तान जो है वो इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ कर रहा है, इसलिए अमेरिका में बहुत प्रोटोकॉल दे रहा है। कई लोग कह रहे हैं जी कि सिर्फ़ शहबाज शरीफ को क्यों कहा गया है कि जनाब तुम आके खिताब करो, और इतने वहाँ पे दुनिया के लीडर थे, मैक्रोन था, केयर स्टार्मर था, अरब लीडर थे, किसी को नहीं कहा, शहबाज शरीफ को क्यों कह दिया आके? इसकी क्या वजह है? और मैं देखिए चीमा साहब लोगों के दर्द को समझता हूं कि दर्द किस तरह। एक तो पीटीआई वाले बेचारे तड़प रहे, बहुत तड़प रहे, क्योंकि यही डोनाल्ड ट्रंप था जिसके ऊपर इतने ज्यादा ब्लॉक किए गए थे और फिर उसके बाद कई लोगों को डैडी बनाया गया था, इररेलेवेंट लोगों को। उन्होंने फिर मिलके इसको, एक तो उनको सफे मातम है, परेशान परेशान। दूसरे आपके पड़ोसी हैं जो इस वक्त तालिबान गुरु बन चुके हैं, विश्व गुरु से उनका कितना दर्दनाक सफर होगा। कभी आपने सोचा है विश्व गुरु से तालिबान का गुरु बनना? अब उन्हीं के कुछ लोग जो है मीडिया में, कभी वो यूपी के चीफ मिनिस्टर की पुरानी निकालते हैं। और आपकी इतला के लिए रजा कि जब भी किसी भारतीय मुसलमान को टीज करना होता था या किसी खातून को बुरके में देखते तो कहते ये तालिबानी जा रहे हैं। फिर कई लोगों ने इन्हीं तालिबान की पुराने ताने बाने जोड़े हैं, इनके त्यारे हाईजैक जो किए गए थे उनके साथ जोड़ा है। तो ये दो पार्टियां हैं ऐसी जिनके लिए ये काबिल बर्दाश्त नहीं था जो कुछ भी हो रहा है शर्म उल शेख के अंदर। एक तो इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप शाइन कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप साहब आपके साथ नहीं है, एक तो ये बर्दाश्त नहीं है। फिर दूसरा उसके बाद चीमा साहब के 33 शेक हैंड हुए, उस पर परेशान है लोग। और पीटीआई वाले इस वक्त सख्त परेशान है कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, अब किसको डैडी बनाया जाए। को ढूंढ रहे हैं आजकल कोई नई चीज सामने आए जिसपे गुलशन का कारोबार चले। तो चीमा साहब उसमें दर हकीकत कल जो बड़ी सबसे बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का शो था, इसमें कोई शक नहीं है, ही वाज शाइनिंग। मैं कंपेयर कर रहा था उनको बराक हुसैन ओबामा के साथ, मैं उनको कंपेयर कर रहा था बाबा बाइडन जो कि कई जगह पे खड़े खड़े पेशाब कर देते थे स्टेज पे, मैं कंपेयर कर रहा था। और फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो बातें हैं, जिस तरीके से वो कई आपके इस वक्त जो पड़ोस के अंदर जो मुल्क है वो कहते हैं कि शेक हैंड डिप्लोमेसी, बाकी शेक हैंड डिप्लोमेसी बहुत चली उनकी। 3-4 शेक हैंड उनके बड़े मशहूर हुए हैं, जो मिकरा के साथ उन्होंने किया, बड़ी देर खड़े रहे। फिर वहां पे उनका मलेशिया के साथ जो प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट, उनके साथ उनकी जो बात हुई स्पीकर पे वो आई। और फिर जो रैंडमली उन्होंने स्टेज पे शहबाज शरीफ साहब को बुलाया, और मैं उनकी हर स्पीकिंग स्किल जो है, मैं उनसे बड़ा मुतासिर, इसमें कोई शक नहीं। वाहिद एक शख्स को याद किया स्टेज पे तो वो हमारे, उन्होंने कहा माई फेवरेट फील्ड मार्शल, फेवरेट फेवरेट माई फ्रेंड भी हो सकते थे लेकिन नहीं, माई फ्रेंड डोलान वो भी हो सकता था, लेकिन उसको उन्होंने नहीं कहा। और इसी वजह से वो गए भी नहीं थे। कि कहीं जाके रैंडमली अगर बुला लें तो इंग्लिश तो आती नहीं है, फिर कौन बोलेगा, स्पीच कौन देगा। मैं कल बड़ा खुश हुआ हूं, शहबाज शरीफ साहब ने बहुत अच्छी स्पीच दी। तो लोग कहते हैं जी कि उन्होंने खुशामदें बहुत की, कोई और उनकी जगह होता तो खुशामदें ना करता। आपने नहीं देखा कि किस तरीके से इसराइल के अंदर उनके असेंबली के अंदर जो खुशामदें उन्होंने की है। उन्होंने नहीं कहा कि इसराइल का सबसे बड़ा फ्रेंड कौन है, उन्होंने ये नहीं कहा, बल्कि यरूशलेम पोस्ट के ऊपर आया है कि ये मॉडर्न दौर का इज अलेक्जेंडर, इज अ पीस मेकर। तो उन्होंने कम खुशामदें की हैं जो इस वक्त दुनिया के बादशाह हैं। 1.8 मिलियन जीव पूरी दुनिया को इस वक्त चला रहे हैं, उन्होंने नहीं किया। शहबाज शरीफ को आपको खुशामद पसंद नहीं आ रही है आपको, उन्होंने अपने मुल्क के लिए खुशामदें की, रिप्रेजेंट किया है। कल पाकिस्तान देखें, मैंने कल 4 पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। जब शहबाज शरीफ साहब स्टेज पे आए तो मुझे सबसे पहले एक
फेल अपना मुर्शद नजर आया, फेल कैप्टन, फेल पॉलिटिशियन, जो 4 साल जो बाइडेन की कॉल का इंतजार करता रहे, मिन्नतें करते रहे, फोन कर दे, एक फोन का सवाल है बाबा, एक फोन का सवाल, उसने नहीं किया। फिर उसके बाद उनका कद काठ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की मिन्नतें की, लॉबी, लाखों डॉलरों की उन्होंने लॉबी की, एक ट्वीट कर दी जाए, नहीं आई। दूसरा मुझे याद आया, जो विश्व गुरु है वो याद है, तीसरा पॉइंट ये। और चौथा पॉइंट ये है कि चीमा साहब किस तरीके से जब आप अपने कंट्री को बचाते हैं, दुनिया को सबसे बड़ी फेवर हमारे फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसम मुनीर ने क्या दी है फेवर, मैं बता देता हूं। उन्होंने बताया है कि जो पिछले माजी के अंदर अमेरिका और दुनिया समझती थी कि ये कंट्री चाइना को कंटेन करेगा, ये पाकिस्तान के सामने नहीं खड़ा हो सका, दुनिया के सामने क्या खड़ा होगा। ये सबसे बड़ी फेवर अमेरिका को और दुनिया को दी गई है, और मैं समझता हूं इसीलिए आज आपकी इज्जत है। तीसरी चीज मैंने कल परसों भी आपको ऐड किया था, ये जो क्रॉस द बॉर्डर जो रोजाना नारे लगाते हैं ना, हम इसके 6 टुकड़े करेंगे, घुस के मारेंगे, फलांग करेंगे, धमकान करेंगे। चीमा साहब, ईरान ने मिसाइल मारा था, ईरान को जवाब दिया गया था। किसने दिया था? सैयद आसिम मुनीर ने दिया था। भारत ने अटैक किया, गाजा बनाना चाहते थे, खुल के जवाब दिया। किसने दिया? हाफिज मुनीर ने दिया। पठानों ने आज हरकत करने की कोशिश की है भारत की उस पे शह पे, उनको भी घुस के जवाब दिया गया। चीमा साहब, डोंट फॉरगेट, पाकिस्तान इज एटॉमिक पावर, और 7 लाख फौजी जिस तरीके से ट्रेनिंग करते हैं पाकिस्तान में, आपको पता नहीं है चीमा साहब, जिस तरीके से हमारे पायलटों ने जाती दफा वसीयतें साइन करके गए थे चीमा साहब अगले, कि दिस इज आवर लास्ट मिशन, दिस इज आवर लास्ट फ्लाइट। तो उसमें चीमा साहब जब आप ये चीजें करते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अगले दिन स्पीच में कह दिया, यही इसी मौके पे शर्मुल शेख में उन्होंने तैयब अर्दगान के हवाले से बात की थी। उन्होंने कहा ये कई दफा मेरी बात से एग्री करते हैं, कई दफा नहीं करते, इज ए टफ लीडर, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं टफ लीडर्स की इज्जत करता हूं। जो लोग स्टैंड रखते हैं, जो नेशनलिस्ट होते हैं, वो मैं उनकी इज्जत करता हूं। तो वो यही एक बड़ी वजह है कि आज पाकिस्तान, मैं समझता हूं पाकिस्तान का सफर देखें चीमा साहब, कहां से कहां पहुंच चुका है। और चीमा साहब, मैं समझता हूं कि इस वक्त इस मौके के ऊपर कई लीडर थे वहां पे मौजूद थे, किसी को भी स्टेज पे बुला के वो 5 मिनट दे सकते थे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की, मैं समझता हूं कि मिरेकल्स आर टेकिंग प्लेस, मिरेकल्स। दुनिया की अभी तक सोल सुपर पावर अमेरिका ही है। लोग चाहे जो मर्जी कर लें, चाहे जितने मर्जी गुजरातियों के पास पैसा आ जाए, लेकिन स्टिल द सुपर पावर स्टिल अमेरिका, द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी, स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी, और उसका पाकिस्तान के साथ ये अफेयर होना, मैं समझता हूं हर पाकिस्तानी के लिए एक एजाज की बात है, हर पाकिस्तानी के लिए। बल्कि चीमा साहब, इस वक्त अगर देखा जाए तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तरक्की अब आगे रोकना, जिस तरीके से डिफेंस एक हमारी अब एक इंडस्ट्री बन के आगे आएगी, और उसमें मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तरक्की को रोकना इतना आसान नहीं है। हाँ, लीडरशिप की जरूरत थी, पाकिस्तान काटा लीडर ना, पाकिस्तान काटा सैयद आसिम मुनीर। एंड इस वक्त वो जो मेरे बच्चे जो थे, अमीर घरों के बिगड़े हुए बच्चे, कहते थे एक पेज बाजवा साहब के साथ। मेरे कल एक अजीज दोस्त ने मुझे फिर थोड़ा सा टीज किया, उसने कहा जी अगर जमहूरियत की तरफ जाया जाए, अगर अदालतों को छोड़ दिया जाए। मैं कह, जमहूरियत 2018 वाले इलेक्शन, जब बाजवा साहब बाप थे आपके, और फिर उसके बाद साकिब निसार जैसे जज, बंदयाल साहब के जज, जिनकी बीवियां और बच्चियां जो है वो पीरनी की मुरीदनियां होती थी, इस तरह के जज चाहिए तो सब अच्छा है। लेकिन अगर फैसला को जज आपके खिलाफ दे तो वो जज ठीक नहीं, वो जज करप्ट है, वो कॉम्प्रोमाइज्ड। तो ये दर हकीकत आज चीमा साहब देखें, मैंने बल्कि कल एक ट्वीट किया जो बिल्कुल पाकिस्तान में फिट पड़ता है। ये औरतों की लड़ाई है। मुर्शद को तो पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उसको क्या होश ही नहीं है, उसको बेचारे अकल ही नहीं। पहले भी एक बीवी ने सुमान बुजदार को पिक किया था, और आप बड़ी बहन ने घटापुर को निकाल दिया। उसको सूद उसका यही है ना, उसने यही कहा था कि हलीमा जो है शी इज कंप्रोमाइज्ड, निकाल दिया उसी वक्त।
सारा इस वक्त जो लौंडा लपाड़ा बाहर बैठा है यूट्यूब की कमाई कर रहा है, ये सारा कंट्रोल वही करती है, सिलाई मशीनों वाली बाजी जो है। तो ये घरेलू औरतों की लड़ाई है, पार्टी थोड़ी है, कौन कहता है इसको पार्टी। और अगर जिन्नात हैं किसी इनके पास, ये समझते हैं कि हमें डायरेक्ट राब्ते हैं हमारे नाउज बिल्ला, ऊपर से आ रही हर चीज, तो फिर इनको शिकायत किस चीज की, अपने केसेस खुद लड़ लेंगे जिन्हों के जरिए। लेकिन कौम को बेवकूफ बनाया जी बस। बल्कि यहां तक है कि मैं अगले दिन जो ताने बाने जोड़ने की कोशिश कर रहा था, तो ये टीएलपी का इस वाक्य के साथ इस वक्त सड़कों पे निकलना, रजाइन इस वक्त देना, अफगानिस्तान का जो वो जिनको ये सपोर्ट करते हैं उसका इंडिया चले जाना, ये सारी चीजें मुझे आती उसी जगह थी कि पाकिस्तान के खिलाफ जो लोग हैं वो इस वक्त ये सारे मिलकर साजिश पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं। देखे ना टीएलपी की क्या थी उनकी डिमांड कि हमने फलस्तीन के लिए एहतजाज करना है। फलस्तीन में तो जश्न मनाए जा रहे हैं, वहां पे तो उनका 2000 कैदी छोड़ के दिया गया है, इनका तो जवाब ही नहीं बनता था। और फिर वो देखे ना, वो 3 साल 2 साल वो बैठा रहा है, गंडापुर जो है उसका कोई पहला वाकया थोड़ी था, लेकिन उसको टाइमिंग उसकी देखें। फिर अफरीदी साहब की कल की स्पीच देख लें आप, टोटल पाकिस्तान के खिलाफ है वो सारी स्पीच। तो ये सारा कुछ देखा जाए चीमा साहब, और मुत्तकी साहब देखें, 40 साल पाला आपको, 40 साल। मुत्तकी साहब के बारे में मैंने रिसर्च की, हैरान हो गया। ये कराची में इनके कारोबार बिलियनर है, इनके कारोबार बिलियंस में। इनका भाई और ये दोनों कारोबार कराची में करते रहे, इनके घर है वहां पे, ये कराची के पड़े हैं ये लोग। और कोई शर्म ही नहीं है चीमा साहब, कोई शर्म ही नहीं है। इंडिया में जाके आजाद कश्मीर की बातें करते रहे। हाउ डेयर यू टॉक अबाउट इट। नमक हरामी की भी कहते हद होती है चीमा साहब। 40 साल पाला है, जिस कंट्री ने तुम्हें कराची में तुम्हें रखा है, पढ़ाते रहे वहां पे, तुम ये कर रहे हो। ठीक है, अब करें आप, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं लेकिन दुख ये बात है, भारत के अंदर से आवाजें आ रही हैं, अब लोग शर्मिंदा हैं जिस तरीके से तालिबान के साथ जो जफियां तो चुमियां जो ली जा रही है, मैं तो हैरान। हाँ लेकिन चले, दुनिया को असल चेहरा नजर आ गया जी कि अपने मुसलमान भारत में जो रहते हैं उनकी जिंदगियां तबाह, उनको सुबह शाम पाकिस्तान के ताने निकालो, इनको ये घुसपैठिए हैं। ये एक फेडरल स्टेट मिनिस्टर, द मोस्ट पावरफुल स्टेट मिनिस्टर ने घुसपैठियों का लफ्ज इस्तेमाल किया फॉर द मुस्लिम्स लिविंग इन भारत। और इनके साथ रिश्तेदारियां निकल आई अचानक। कहते हम तो भाई हैं भाई, हम तो बिछड़े भाई हैं, मिल गए हैं। चलें चीमा साहब, तो ये देखें, मैंने सफर देखे जरा, कहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कहां सूरज पे जा रही चीजें, और आज तालिबान के साथ दोस्ती। आज तालिबान के साथ दोस्ती है, जो मैं हैरान हूं, मुत्तकी साहब के साथ दोस्ती है। और जो डॉक्टर हैं पीएचडी हैं वो उनके साथ खड़े हैं, फॉरेन मिनिस्टर उनके। मेरे लिए बड़ी, मैं खुद बहुत बड़ा उनका फैन हूं कि इज स्टेट्समैन, एम्बेसडरशिप और सारा कुछ, लेकिन मैं हैरान हूं कि उन लोगों के साथ खड़े। चले देखें क्या बनता है। अब देखा सुना है मिसाइल सिस्टम उनको दे रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ भारत में, और सुना है कि वहां पे अब दोबारा पाकिस्तान के खिलाफ झंडा लेके पाकिस्तान के खिलाफ भारत जो है दोनों साइडों पे फ्रंट खोलने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, करें, कोई अर्ज नहीं। अगर आप दिस इज व्हाट सूट्स यू, डू इट, लेकिन यू वोंट गेट इकोनॉमी फिक्स्ड बाय दिस। हर कंट्री के साथ दुश्मनी आपको कहीं नहीं लेके जाएगी। डॉक्टर साहब, एक इंटरेस्टिंग आपके साथ वाकया शेयर करने लगा हूँ। एज वी आर टॉकिंग, अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कि एक इंडियन है एशले टैलिस, जो कार्नेगी एंडोमेंट में काम करते थे। वो अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट में उनको इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स चाइनीज़ ऑफिशियल से शेयर किए हैं। ये स्टेट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय थे, और 2023 से ये चाइनीज़ से मिल रहे थे। स्टेट डिपार्टमेंट में 2001 से काम कर रहे थे। और दूसरी बात यह है कि इनके पास बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो इनके पास नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन होती थी। इनके पास टॉप सीक्रेट क्लियरेंस डॉक्यूमेंट्स होते थे। और दूसरा ये है कि ही वॉज ए टॉप एक्सपर्ट ऑन साउथ एशिया। ये अमेरिका को 20 साल से
सिंस 2001 से ये एडवाइस कर रहे हैं ऑन साउथ एशिया। और कहा ये जा रहा है कि यूएस एयरफोर्स के डॉक्यूमेंट्स जो थे, जिनके ऊपर मिलिट्री एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटीज़ वो थी, वो भी इनके पास प्रिंटेड मौजूद थी। और ये चाइनीज़ ऑफिशियल से वर्जीनिया के एक रेस्टोरेंट में मिलते रहे। 2023 में भी ये मिले, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। हम अक्सर बात किया करते थे ताड़ साहब के, जो इंडियन लॉबी की आप बात करते थे कि जी इंडियन, ये बेसिकली दीज पीपल आर पार्ट ऑफ इंडियन लॉबी, क्योंकि अगर एशले टैलस जो है, इज अ मैन बेसिकली हु इज एडवाइजिंग स्टेट डिपार्टमेंट, डिफेंस डिपार्टमेंट, एयरफोर्स, और बड़ा कॉम्पिटेंट बंदा है, इसमें कोई शक नहीं है। स्टेट डिपार्टमेंट का इस वक्त, ये फॉक्स न्यूज़ की स्टोरी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, एंड ये 3 घंटे पहले आई है, लेकिन इस वक्त ये बड़ी वायरल है, क्योंकि हमारे लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम इसको पढ़ते रहे हैं, एशले टैलस को, उसने बड़ी किताबें लिखी हैं, ऑल दैट। क्या देखते हैं ये इंडिया के बारे में, क्या चीज़ है? क्योंकि ये अगर चीज़ सामने आई है, तो इट मीन्स कि ये स्टेट डिपार्टमेंट में के लिए बंदा एडवाइस कर रहा हो सन 2001 से, और 25 साल हो, तो आपको लगता है कि सिस्टम फिर गया तारड़ साहब, वहाँ पे चीज़ें चेंज हो गई हैं? कंप्लीटली। और जो हम समझ रहे थे कि कैश पटेल वगैरह जो हैं, ये दे आर वर्किंग फॉर ट्रम्प। नहीं चीमा साहब, उसमें मैं दो अर्ज करना चाहूंगा चीमा साहब, जो मेरी बात, चीमा साहब, अब काश पटेल का नाम काश पटेल होगा, हिंदुइज्म प्रैक्टिस करता होगा, लेकिन ही इज बॉर्न हियर, ही इज एन अमेरिकन फर्स्ट। जो सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा, यहाँ पे मैं 5 कांग्रेसमैन इंडियन जो है, मैं उनको पर्सनली कईयों को जानता हूं। दे आर बॉर्न हियर, दे आर अमेरिकन फर्स्ट। और उसमें खासकर बड़ी सोचा भी नहीं जा सकता कि वो अमेरिकन इंटरेस्ट के सामने किसी और इंटरेस्ट को प्रेफर करेंगे। सबसे पहले तो बात ये। दूसरा चीमा साहब, यहाँ पे हर चीज टर्न हो रही थी, बड़े अरसे से यू टर्न ले रही थी, डीप स्टेट और फॉरेन पॉलिसी और सब कुछ, जिसमें कई फैक्टर हो सकते हैं, फैक्टर नहीं है, लेकिन ये उन लोगों का काम था जिनके पास पीएचडियां हैं फॉरेन पॉलिसी की, इंटरनेशनल रिलेशंस की, जो स्कॉलर थे, जो डिप्लोमेट थे सारा दिन। मैं अर्ज करना चाहूँ चीमा साहब, जब 5 आई ने अक्यूज किया भारत को इंडियंस को कनाडा और अमेरिका में मारने के लिए, तो हवाओं के रुख इन्होंने क्यों नहीं पड़े उस वक्त? क्यों नहीं उन्होंने चेक किया? जब वो गुप्ता साहब यहां पकड़े गए, तो उसके बाद इन्होंने हवाओं के रुख क्यों नहीं चेक किया? ये अकड़े क्यों रहे उस जगह अपने उन चीजों के ऊपर? इन्होंने असली डायग्नोज क्यों नहीं किया कि वजह क्या है? डायग्नोस्टिक क्यों नहीं किया? इन्होंने दुश्मनियां लगा के एक अपनी झूठी अना के लिए नेशनल इंटरेस्ट को खत्म किया। झूठी अना के लिए, विश्व गुरु के लिए, लफ्ज के लिए इन्होंने कंट्री की फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमी को दाव पे लगा दिया और तबाह करके रख दिया, सिर्फ उस एक फिक्रे के लिए, विश्व गुरु। चले चीमा साहब, उससे बाद इन्होंने बेड़ियां पहनाकर अमृतसर लेके गए जब जहाज, इन्होंने उस वक्त उसको क्यों नहीं स्टडी किया? टैरिफ की इन्होंने तोन के टैरिफ लगा दी, इन्होंने स्टडी क्यों नहीं की? क्या हमारे फॉरेन पॉलिसी के अंदर क्या कमजोरी है? अगर डायस्पोरा आपकी मदद उतनी नहीं हो रही है, आपकी पॉलिसीज उतनी उस लेवल पर नहीं पहुंच पा रही हैं, आपके दरवाजे बंद होते जा रहे हैं 5 आई की तरफ से। अमेरिका ने, कनाडा ने सबसे पहले दरवाजा बंद किया, अमेरिका ने दूसरे नंबर पे बंद किया, फिर यूरोपियन यूनियन ने बंद किया, फिर मिडिल ईस्ट ने बंद कर दिया, फिर भागते चाइना के पास गए वाया जापान, उन्होंने भी लिफ्ट नहीं कराई। अब पठान भाइयों के साथ बैठ के नस्वार खा रहे हैं, यार क्या कर रहे हैं? नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर इन्होंने अपनी पर्सनल एजेंडे को इतना अजीम कर दिया, और पूछने वाला कोई नहीं। जो बोलता है उसके ऊपर एफआईआर कर दी जाती है, जो टीवी सामने खड़ा होता है उसको खरीद लिया जाता है। अब देखें, बल्कि मैं बात बता दूं चीमा साहब, जो लोग बेचारे इनके अपने शहीद हुए हैं आर्मी के लोग, उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे कि हमारे पोल ना खराब आ जाए, बिहार की इलेक्शन की वजह से हमारे पोल ना नीचे आ जाए। और उसमें अब जाके चीमा साहब जो बात कर रहे हैं, ये बहुत, जिस तरह ये आपके पास सामने स्कैंडल आया, इसको इस वक्त आके पब्लिक करना, ये भी एक डैमेजिंग है, बल्कि सारे डायस्पोरा के लिए डैमेजिंग हो जाएगा, डैमेजिंग हो रहा है। बल्कि यहाँ पे खबर चल रही है कि कई की पोजीशनों से बड़ी जो 7 मैग्निफिसेंट है, वहां से भारतीयों को निकाला जाए, जहां पे की पोजीशन है।
लेकिन ये कि नहीं देख, चीमा साहब उसकी एक और बड़ी बड़ी बात, आप देख लें जुकरबर्ग और सारे जब इलान मस्क वगैरह होते थे, इनको अवॉइड किया जाता था, जो भारतीय डायस्पोरा के जो सीईओज थे उनको अवॉइड किया जाता था। तो चीमा साहब दर हकीकत जब आप हवाओं के रुख नहीं देखते, जब आप एक झूठी अना के लिए नेशनल इंटरेस्ट को आप कुर्बान कर देते हैं, तो फिर यही कुछ होता है जो आज भारत के साथ हो रहा है, अफसोस के साथ, अफसोस के साथ। और ये जो आपने खबर पढ़ी है, इसका भी बहुत दूर तक ये बात जाएगी कि एक हाई सिक्योरिटी के साथ एक इतने प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन और सेंसिटिव पोजीशन के ऊपर बैठ के पैसों के लिए या किसी और चीज के लिए कंप्रोमाइज करना, आपका क्या ख्याल है? इसका नजला सबके ऊपर नहीं गिरेगा? गिरेगा क्यों नहीं गिरेगा? बहुत बड़ा सेटबैक है, मैं समझता हूं आज इनके लिए। लेकिन आज वो कहते तारीख डार्केस्ट आइसोलेशन में होना, मुझे अफसोस के साथ कि इतने तजर्बाकार, इतने पढ़े लिखे लोग, इतनी इतनी बड़ी डिग्रियां चीमा साहब, इतने इतने बड़े कद काट, और आज हेल्पलेस है। आज कौन मिला है? मुत्तकी के साथ खड़े होकर हंसियां निकल रही है। मुत्तकी जिसको तालिबान अफगानिस्तान के अंदर भी रिकॉग्नाइज नहीं है चीमा साहब, पूरा अफगानिस्तान भी उनके साथ नहीं है, जो यूनाइटेड नेशन से परमिशन लेकर इंडिया गया है, आज उनके साथ खड़े होकर एक अजीम फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर खुशियां मना रहा है। This is what the foreign policy is about? This is the greater India? This is Akhand Bharat? This is the Vishwa Guru? मेरे समझ से बिल्कुल कंप्लीटली चिमला। I'm able not to understand. I cannot understand. डॉक्टर साहब, ये जो आपको कोई अमेरिकी कानून को समझते हैं, ये मैं पढ़ रहा हूँ इस पे कि जो टेलिस है उनकी जो रेजिडेंस है उसमें डॉक्यूमेंट्स मिले, फेडरल कोर्ट ने सर्च वारंट जो है वो ऑथराइज किए कि उनका घर, घड़ी और उनको सर्च किया जाए। अगर डॉक्टर साहब किसी ऐसे बंदे के पास टॉप सीक्रेट या सीक्रेट लेवल के डॉक्यूमेंट्स हों जो क्लासिफाइड हों, जो कि उसके पास ना हों लेकिन उसके पास हों, तो ये क्या सजा है या क्या चीज़ है इसको? बिकॉज इसमें एस्पोनाज होगा। और दूसरी एक और बात बताता हूँ चीमा साहब, मैं खासकर यहाँ से मैं कानून पढ़ता रहा हूँ। FBI बड़ा डिटेल, सबसे पहले तो आपको बात अर्ज करना चाहूंगा, जब मैं लॉ स्कूल पढ़ता था, FBI मोस्ट ऑफ द एजेंट्स जो होते हैं FBI के, वो सारे लॉ स्कूल से लिए जाते हैं। दो जो से रिक्रूट किए जाते हैं लॉ स्कूलों से और आर्मी से जो होते हैं उनसे, वहां से लिए जाते हैं। बल्कि CIA में ये भी वो भी लेते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो बहुत डिटेल में जाके काम करके, तो वो बड़े काफी सारे मैन आवर्स लगा के उसको कोर्ट में लेके जाते हैं, क्योंकि जजों ने फिर उनको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होता है कि ये क्या ब्लफ मार रहे हैं, क्या ब्लंडर है। और उस वक्त तक FBI घरों पे जाके छापे नहीं मारती जब तक उनके पास पूरा केस तैयार ना हो। पता नहीं कितने अरसे से स्क्रूटनी हो रही होगी, कितनी फोन कॉलें रिकॉर्ड हो रही होगी चीमा साहब, कितना अरसा। और सबसे बड़ी बात, जज बगैर किसी प्रोबेबल काज के चीमा साहब वारंट इशू नहीं करता। उसके सामने प्रूफ रखे होंगे, ये प्रूफ मौजूद है, ये देख लें, तब उन्होंने वारंट दिए होंगे। अब तो वो केस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये भाईजान जो है बड़ी मुश्किल से, अब ये नहीं जाते, एस्पनाज का केस होगा इनके ऊपर, गद्दारी का, और ये बड़ा इनका बड़ा इबरतनाक अंजाम होना है। बल्कि ये कि इन्होंने जो कुछ किया है, हम सब पे जो अमेरिका में बैठे हैं, इसका नजला गिरेगा। हमें हमेशा हर बंदा दूसरी शक की नजर से देखेगा। ये बड़ा डैमेज किया है, बड़ा डैमेज किया है इसमें। भारत को तो चलो सीखना चाहिए कि इस वक्त उनका तो खैर हालात खराब है, वैसे ही उनके पास तो सिर्फ इस वक्त रशिया के टूटे फूटे रिलेशनशिप है या तालिबान है, और तो कुछ भी नहीं है। इसराइल वैसे ही उनका क्लाइंट है, उनके पैसे लेते हैं, ड्रोन खरीदते हैं, तो इसलिए उनसे मिल लेते हैं, वरना तो हालात बहुत खराब है चीमा साहब। मैं बड़ा परेशान हूँ। वो इनके जो बहुत बड़े नाकिद हैं पाकिस्तान के, जावेद अख्तर साहब, आज तो उन्होंने भी स्टेटमेंट दे दी है कि मैं शर्मिंदा हूँ कि किस तरीके से तालिबान को रेड कारपेट दिया जा रहा है। शर्मिंदा हूँ। वो जावेद अख्तर साहब जो कि बहुत बड़े इनके हीरो का, हीरो तो नहीं है बेचारे, वो भी मिन्नत तरले करते हैं, भारत में जो रहना है गुजारा ही को नहीं ना। उत्थे गल करके वेख लो तो उस वे कहते चल पाकिस्तान जा, चल पाकिस्तान, या घर वापस आ जाए, हिंदू हो जाओ। ये तो बड़ा एक कॉमन सी बात है। वहां तो बेचारे काबिले रहम हालत है, वहां पे माइनॉरिटीज की, कोई भी माइनॉरिटी इस वक्त
जी जी मतलब आवाज नहीं आ रही। डॉक्टर साहब आवाज़ आ रही है आपको? अब आ रही है आवाज। अब जी, मैं माज़रत चाहता था, मैंने मीटर से नहीं म्यूट जी, हो गया था। इस वक्त मैं जो वो बात इस पे कर रहा था कि इस वक्त तो बेचारे जो हिंदू हैं, बेचारे जो अगर वो जो बीजेपी में नहीं है, उनके हालात दिन बड़े खराब, क्योंकि कॉन्सेप्ट लिखे एक ऐसा कर दिया गया है जो हिटलर दौर में था चीमा साहब। डिस्कनेक्ट हो गए हैं, आ जाते हैं वो दोबारा। मेरा ख्याल है कि डॉक्टर साहब की बात ठीक है, डायस्पोरा के लिए मुश्किलात हैं, ख़ासकर साउथ एशियन जो डायस्पोरा होता है। तो क्योंकि इस वक्त चाइना की पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है? चाइना की पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर, और ये इस चीज़ को थोड़ा-सा हमें देखना होगा। ये मेरा ख्याल है ताड़ साहब दोबारा जॉइन कर चुके हैं। जी ताड़ साहब, सर आप बात कर रहे थे। ताड़ साहब डियास्पोरा के लिए आप समझते हैं जो स्कॉलर आते थे साउथ अमेरिका के अंदर, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका से, मुख्तलिफ मुल्कों से, तो चाइनीज़ उनको रिक्रूट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि चाइनीज़ को इस वक्त प्रेजेंस चाहिए अमेरिकी सिस्टम के अंदर। तो इसको आप देखते हैं कि ये एक दिस इज समथिंग प्रॉब्लमैटिक। नहीं चीमा साहब, सारा जो भी डायस्पोरा है चाहे कहीं का ताड़ भी हो, साहब आपका वो है म्यूट हुआ हुआ, मेरा ख्याल है वो नीचे से कर कहीं से। नहीं, मेरा ख्याल है म्यूट है आपका। ये कैसे म्यूट हुआ, मुझे तो नहीं है, नज़र तो कहीं से भी नहीं आ रहा। नहीं म्यूट है, सॉरी। आप बोलिएगा। ओहो आपने बंद कर दिया। जी चीमा साहब। जी जी। नहीं 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 नहीं, वो म्यूट भी नहीं है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो सिस्टम आवाज़ जो सिस्टम है वो को प्रॉब्लम है। अ, मैं आपको रिमूव करता हूँ, ज़रा प्लीज़ दोबारा ज्वाइन कीजिएगा इसे, मैं रिमूव कर रहा हूँ इसी लिंक से अब। तो बहरहाल बात हम कर रहे थे कि द सिचुएशन यहाँ पे इस तरह की है कि जो डियास्पोरा उनके लिए चैलेंजेस होंगे। मुझे ये नज़र आ रहा है जो साउथ एशियन डियास्पोरा हो, इंडिया, पाकिस्तान से, श्रीलंका से। जी जी। चीमा साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, मैं सुन पा रहा हूँ। मैं कह रहा था जो डियास्पोरा जाता है श्रीलंका से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, चाइनीज़ उनको रिक्रूट करते होंगे कि ये अमेरिकी फेडरल सेटअप में ये इन्वॉल्व हैं, इनको वो इंगेज कर लेते हैं। अब ज़ाहिर बात है ये एक एशले टैलेंस बड़ा तगड़ा बंदा है पूरी, मतलब आप समझ लें कि पिछले 25 साल से ताड़ साहब अमेरिका की वो अप्रोच जो है साउथ एशिया के हवाले से क्या रही है, इनका बड़ा असर और सूख है। और मैं आपको बताता चलूँ ताड़ साहब कि इनकी जो थी, क्या उसे बोलते हैं, इनकी जो टोटल जो जस्टिफिकेशन रही है वो ये रही है कि अमेरिका को इंडिया की तरफ ये पुश करते रहे हैं, ठीक है। लेकिन असल में इनके चाइना से कनेक्शन निकले हैं। ये दिस इज व्हाट द अमेरिकन्स आर सेइंग। नहीं चीमा साहब देखें, अमेरिका के अंदर एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका इज अ लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स यहाँ पे। लेकिन जब भी कोई जिस कौम के साथ एक इशू चल रहा होता है चीमा साहब, उसके ऊपर उस ज्यादा तवज्जो दी जाती है। मैं दो चीजें अर्ज करना चाहूंगा। जब जापान के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, जहाँ पे जापानीज डायस्पोरा बहुत था, उनको कैंपों में ले जाया गया था। ईरान के साथ इशू जब चल रहे थे, जब वहां पे हॉस्टिलिटीज, यहाँ पे ईरान डायस्पोरा के ऊपर नजरें थी। अब ये जो काम स्टेट डिपार्टमेंट में हुआ है, अब जाहिर है जो भी भारतीय होंगे और चाइनीज होंगे, और इस वक्त इश्यूज चल रहे हैं चाइना, रशिया और भारत के साथ, तो वो जो डायस्पोरा होगा सेंसिटिव जगहों पे, उनकी स्क्रूटनी ज्यादा हो रही होगी अल्टीमेटली। ये तो अंडरस्टूड सी बात है। लेकिन चीमा साहब, जो मैं अर्ज पहले कर रहा था, अफसोस के साथ ये मैं कहूंगा कि इसको जमहूरियत नहीं कहा जा सकता जो इस वक्त भारत के अंदर है, कि अगर आप बीजेपी में नहीं है तो आप अच्छे हिंदू नहीं है। अगर आप बीजेपी में नहीं हैं और आप बीजेपी में बिलीव नहीं करते तो आप देशद्रोही हैं, आप अच्छे भारतीय नहीं हैं। क्या दिस इज व्हाट द डेमोक्रेसी इज अबाउट? कि अगर आप एक सियासी पार्टी से एग्री नहीं करते तो आप हिंदू भी नहीं हैं, आप अच्छे इंसान ही नहीं हैं। यू डोंट हैव एनी राइट टू बी लिविंग इन इंडिया। इट्स अ वेरी फेयर क्वेश्चन। और लेकिन ये कि ये देखें आज यही हो रहा है, यही इस तरह ही है।
इस वक्त चीमा साहब अगर देखा जाए तो दे नीड टू रिवाइज देयर पॉलिसीज, दे हैव टू कम टू सेंसेस, मैटर ऑफ फैक्ट, कि आप दुनिया में अकेले नहीं रह सकते, यू हैव टू स्टिल इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड। आप जिस तरह कहते हैं कि हम अकेले ही अच्छे हैं, हम तिजारत भी नहीं चाहिए, इकानमी भी नहीं चाहिए, पड़ोसी भी नहीं चाहिए, हम अकेले ही दुनिया में काफ़ी हैं, तो दिस इज़ नॉट द राइट अप्रोच टू बिगिन विद। आपको चाहिए कि आप देखें कि हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर क्या क्या कमजोरियां हैं, और नफरतों से कोशिश करें हर इंसान को जिंदा रहने का हक दिया जाए, हर पड़ोसी को जिंदा रहने का हक दिया जाए। अगर जो आपसे आपकी आइडियोलॉजी से अखंड भारत के फ्रेम में जो फिट नहीं पड़ता, उसको तबाह कर देना है, दिस इज नॉट द राइट पॉलिसी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच साजिद ताहर साहब। सर, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू सर। आपका बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।